आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। कोविड-19 रिकवरी रेट आज यानी 2 नवंबर को 91.68% पर है। जल्दी से अगर मैं आपको कुछ आंकड़े बता दूं तो 30 जून यानी अनलॉक 1 के दौरान जब 3 लाख से ज्यादा कोरोना के केसेस थे तब रिकवरी रेट 59% था। अनलॉक 2 के वक्त जब केसेस 10 लाख से ज्यादा थे तब रिकवरी रेट 64.5% था। लेकिन अनलॉक 3 में जब केसेस 27 लाख से ज्यादा थे तब रिकवरी रेट गिरकर 26.5% पर आ गया था, जो अनलॉक 4 में 84% हुआ और आज देखिए 91.68%। अच्छा संकेत है। नमस्कार, मैं प्रतीक वाघमारे हूं और आप कोरोना कवरेज सुन रहे हैं, जहां हम कोरोना से जुड़ी हर वो वैज्ञानिक रिपोर्ट्स, सरकारी गाइडलाइंस की बात करते हैं जिसे आपका जानना जरूरी है। आज हम बात करेंगे कि जब भी कोरोना की वैक्सीन आएगी वो कितने कीमत में बिक सकती है और इसका दाम कैसे तय होगा। वहीं जानेंगे कि कोरोना और आपके पेट का क्या संबंध है, क्योंकि ये वायरस लिवर तक पहुंचा तो आपकी भूख कम कर सकता है। साथ ही जानेंगे मुंबई में आज से कोरोना की जांच अब नजदीकी कोविड सेंटर में हो पाएगी। वो भी बस आपको एक कॉल मिलाना होगा और 2 घंटे में ही आपकी जांच हो जाएगी। और आखिर में रोज की तरह सुनवाएंगे एक कोरोना सर्वाइवर को। इन सब पर बात होगी, लेकिन उससे पहले कोरोना पर आपको अपडेट्स दे देते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो आंकड़े जारी हुए हैं उनके अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में कोरोना वायरस के 45,231 नए मामले सामने आए हैं और अब देश में कुल कोरोना वायरस मामलों का आंकड़ा 82,29,313 तक पहुंच गया है। हालांकि इसमें 75 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं और एक्टिव केसेस की संख्या 5 लाख से ज्यादा है। दुनिया में कोरोना के 4,68,00,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। 12,05,194 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं 3,47,00,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हो चुके हैं। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 5,664 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 3,92,000 के पार पहुंच गई है। वहीं पॉजिटिविटी रेट बढ़कर लगभग 13% तक पहुंच गया है। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने कोविड-19 संक्रमित रोगियों और लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर रोक लगाने का फैसला लिया है और मास्क की अनिवार्यता पर कानून लाया गया है, जो आज से लागू हो गया है। राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन की नई गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक 30 नवंबर तक राज्य में स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, थिएटर्स, मल्टीप्लेक्स, एंटरटेनमेंट पार्क के खुलने पर रोक बरकरार रहेगी। दवा निर्माता कंपनी भारत बायोटेक अगले साल की दूसरी तिमाही में कोरोना की वैक्सीन बाजार में पेश करने की तैयारी कर रही है। हालांकि वैक्सीन की कीमत अभी तय नहीं की गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस गैब्रियेसस भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने इसकी जानकारी ट्विटर के माध्यम से दी और बताया कि उन्होंने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। चीन में भी कोरोना का संकट समाप्त नहीं हुआ है। अब 24 नए केसेस सामने आए, जिसमें 21 विदेशों से आए लोग हैं। वहीं हांगकांग के मंत्री एडवर्ड याऊ ने बताया, हांगकांग और सिंगापुर में नवंबर के मध्य में हवाई यात्रा शुरू हो सकती है। और साउथ कोरिया ने ऐलान किया है कि मास्क नहीं लगाने वाले लोगों पर जुर्माना लगाया जाएगा। इस महीने के अंत तक यह नियम लागू हो जाएंगे। चलिए अब बात कोरोना काल में उम्मीद की किरण की, यानी वैक्सीन की। वैक्सीन से जुड़ी खबर सुनते ही हम सबके कान खड़े हो जाते हैं कि क्या अपडेट है, कब आ रही है। पूरी दुनिया में वैक्सीन खोज निकालने की होड़ मची हुई है। देखिए, कई देशों में वैक्सीन पर ट्रायल चल रहा है और पॉजिटिव खबरें भी आती रहती है। और एक दिन वैक्सीन भी जरूर आएगी, लेकिन उसकी प्राइस क्या होगी? वैसे तो भारत में कई राज्य फ्री में वैक्सीन देने का दावा कर रहे हैं,
लेकिन आज तक की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट ने दुनिया में बन रही कई वैक्सीन्स पर एनालिसिस किया और एक एस्टीमेट आंकड़ा बताया कि वैक्सीन की कीमत क्या होगी और इसे तय कैसे किया जाएगा। हमारी सहयोगी माधुरी जी ने डीयूआई के हेड दीपू राय से बात की। दीपू जी, कोरोना वैक्सीन की प्राइसिंग को लेकर बहुत बात हो रही है कि अगर आती है तो क्या कीमत की होगी। तो चूंकि आपने एक पूरा अंदाजा लगाया है, एक अनुमान लगाया है, तो क्या आपको लगता है कि भारत में इसकी क्या कीमत होगी? देखिए, सबसे बड़ी बात कि इंडिया में एक जो सबसे बड़ा वर्ल्ड का डोज वाइज जो मैन्युफैक्चरर है और सबसे लकली इंडिया की कंपनी है वो सीरम इंस्टीट्यूट। और दो जो बड़े इस रेस में कैंडिडेट हैं, जिसको कैंडिडेट बोलते हैं, यानी कि जो वैक्सीन के लिए कंपनी रिसर्च कर रही हैं, एक है एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, दोनों के तालमेल के थ्रू। वो कंपनी में जो मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्ट्रैक्ट है, समहाउ वो उसका कुछ बड़ा पोर्शन है इंडिया की कंपनी जो सीरम इंस्टीट्यूट है उसको दिया गया है। और एक बहुत बड़ी फेवर वाली बात यह है, क्योंकि जो प्राइसेस डिसाइड होती हैं वो इस तरह से डिसाइड होती हैं कि आमतौर पर कि इधर वो कंपनी एडवांस में किसी सरकार से पैसे लेकर के और एग्रीमेंट एक कर ले। सेकेंड, पैसे डिसाइड होती हैं कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली जो कोवैक्स नाम से एक लूज प्लेटफॉर्म बना हुआ है और तकरीबन 180 देशों का, और इवन गावी जिसको बोलते हैं, जो यूनाइटेड नेशन से एफिलेटेड जो एक प्लेटफॉर्म है, उससे मिल करके 3-4 बॉडी मिल करके कोवैक्स नाम से कोऑर्डिनेशन बनाई है। तो इंडिविजुअल कंट्री एग्रीमेंट कर रही हैं और कोवैक्स के थ्रू, यानी कि पुअर कंट्री और डेवलपिंग कंट्रीज को कोवैक्स के थ्रू आ सकते हैं वो लोग। और वहाँ पे सारी दवाइयाँ सब्सिडाइज फॉर्म में देने की इनिशियली बात की जा रही है। इंडिया में भी सब्सिडाइज होगा, ये क्लियर है। कितना सब्सिडाइज होगा ये क्लियर नहीं है, लेकिन जब सीरम इंस्टीट्यूट से इंडिया टुडे ने कुछ दिन पहले बात की तो उन्होंने एग्जैक्ट प्राइसिंग बताने से तो इनकार कर दिया, लेकिन केवल इतना कहा कि कुछ 100 रुपए होंगे। लेकिन हमने अपनी ओर से जो और रिकॉर्ड जो सोर्सेज हैं उनके थ्रू इंडिया में ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की जो प्राइसेस का एक अनुमान लगाया बात करके, वो ये था कि 700 से 2000 के बीच होगा। हम यहाँ जब 2000 बोल रहे हैं तो डबल डोज की बात बोल रहे हैं। आमतौर पर जो प्राइसेस बताई जा रही हैं, जो अनऑफिशियली अभी है क्योंकि कुछ भी कॉन्क्रीट नहीं है, लेकिन जो भी एस्टिमेट बताए जा रहे हैं वो सिंगल डोज में बता रहे हैं। लेकिन हमको ये लगा कि अगर इस वैक्सीन है और उसका एक कोर्स है तो पूरी कीमत क्या होगी ये बताना बेटर होगा। तो 700 से 2000 के बीच होगा, यानी कि एक डोज की कीमत 350 से 1000 के बीच इंडिया में होगी ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की। लेकिन कॉन्ट्रेरी एक और आई जो मेडिसिन है 480 रुपए की, यानी कि 240 के आसपास उसको भी बनाने का एक तरह से ठेका मैन्युफैक्चर जो कर रहा है वो सीरम इंस्टीट्यूट ही कर रहा है। लेकिन अभी इनमें से कोई भी ऑफिशियली अपने प्राइस नहीं डिसाइड किया है। उनकी सरकार के भारतीय हेल्थ मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री से जो रेगुलेटरी एजेंसीज हैं उनसे बात हो रही है और वो जनवरी तक ये अंदाजा है कि इस बारे में फाइनल कॉल ले लेंगे। क्योंकि ब्रिटेन में पहले जो उनका एक ट्रायल चल रहा है, इमरजेंसी अप्रूवल फिर उसके बाद लेना है। और जो सीरम इंस्टीट्यूट के हेड है सीईओ पूना अदारवाला, उन्होंने कहा है कि शायद बहुत जल्दी इमरजेंसी क्लियरेंस ब्रिटेन से मिल जाएगी। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर है कि कब वो इस दवा की कीमत के साथ बाजार में मतलब उनको अलाउ करेगी। वो प्रोक्योर करेगी गवर्नमेंट और उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी पहले नीडी लोगों को। लेकिन प्राइस जो होगी इंडिया में वो 480 से लेकर के 2000 के बीच होगी डबल डोज का। सिंगल डोज का 240 से 1000 के बीच का होगा। जी, अच्छा। और अगर हम विश्व से तुलना करें कि भारत में तो चलो इतने कीमत की होगी, तो क्या पूरे विश्व में ज्यादा महंगी होगी या सस्ती होगी, क्या अंदाजा है? देखिए, सबसे पहले हमें इस प्राइस या एक तरह से कहा कि पैंडेमिक की वजह से जो दवा कंपनीज हैं, कुछ ही दवा कंपनी इतनी पावरफुल है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है कि वो रिसर्च अपने बूते पर कर ले। ज्यादातर के पीछे या तो कोई सरकार है या सरकारों का समूह है, जैसे मैंने कोवैक्स बताया, वर्ल्ड बैंक और बाकी फिलैंथ्रोपिस्ट जो है जैसे बिल गेट्स या मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के लोग हैं। इस तरह से बहुत सारे लोग मिल करके कोवैक्स के थ्रू पुअर कंट्रीज में या डेवलपिंग कंट्रीज में
दवाओं को सब्सिडाइज फॉर्म में देने की वकालत कर रहे हैं और उन्होंने इसके लिए फंडिंग की है कि जो उससे जुड़ेगा वो दवा कंपनी उस पैसे से कुछ अपने रिसर्च या ट्रायल को, क्योंकि अभी ट्रायल हो रहा है, कोई दवा मार्केट में नहीं है लेकिन सबकी बुकिंग हो चुकी है। बड़े जो धनी देश हैं उन लोगों ने पहले बुकिंग कर ली है कि हम इस रेट पर आप हमको पर डोज दोगे, इतना डोज हमको चाहिए। तो यूएस में जैसे जो डोज मॉडर्ना एक कंपनी है यूएस की और यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है, उनके कॉम्बिनेशन से जो एक रेट डिसाइड हुआ है इंडियन रुपीज में आप देखें तो करीब 4700 से 5,500 के आसपास वो प्राइस रहने की एक तरह से अनुमान लगाया गया है। और फाइजर है, बायोनटेक है, उसका करीब 2,886 रुपए के अराउंड अभी का जो डॉलर का प्राइस है $1.74 के बराबर, तो उसको कन्वर्ट करके जब हमने इंडियन प्राइस लिया है तो करीब 2886 के आसपास है। और ऑक्सफोर्ड जेनिका जिसकी मैं जिक्र कर रहा था वो 450 से 600 के आसपास। सेनोफी जो है वो और सेनेफी जीएसके के साथ मिलकर के बना रही है। जीएसके स्मिथलैंड जो काफी फेमस कंपनी है, फार्मा कंपनी, तो 1480 रुपए यूरोप में उसका कॉन्ट्रैक्ट है कुछ 4 देशों के पास। ऐसे ही जॉनसन एंड जॉनसन जो है 1480 में बेच रही है इक्वली सेनोफी और जीएसके की तरह ही। बाकी जो चाइना में जो एक इमरजेंसी ट्रायल अभी चल रहा है जिस मेडिसिन जो इस वैक्सीन का, उसकी प्राइस 4,440 रुपए के आसपास है। तो ये एक तरह से कहा जाए कि होड़ मची हुई है। 170 टोटल कैंडिडेट जो है अभी अपने ट्रायल में है डिफरेंट फेजेस में, लेकिन 9 से 10 के करीब जो फाइनल हो चुके हैं उसमें से 6 से 7 जो है वो डिफरेंट कंट्री से और कोवैक्स से एक एग्रीमेंट कर रहे हैं। और जो कोवैक्स के साथ एग्रीमेंट कर रहा है उसके साथ ये है कि वो मिडिल इनकम और बाकी पुअर कंट्रीज को दवाएं सप्लाई करेगी और बाकी भी कंट्री जो एडवांस कंट्री उसको भी देगी। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज उनके साथ ये है कि उनके साथ अमेरिका नहीं है। अमेरिका अपना एक पैरेलल एग्रीमेंट करता जा रहा है और जो भी उसके पॉलिटिकल या जियो पॉलिटिकल रीजन हो, लेकिन ये 2 प्लेटफॉर्म है। सरकारें एक तरफ से दवा कंपनियों के साथ एग्रीमेंट एडवांस एग्रीमेंट कर रही है और दूसरी ओर कोवैक्स भी कर रहा है ताकि उन देशों में पहुंच जाए ये दवा जहाँ पे की सरकारों के पास इतने पैसे नहीं है कि डायरेक्टली वो इनसे एडवांस एग्रीमेंट कर सके। जी, अब जितना भी आपने बताया उससे तो लगता है कि भारत में थोड़ी ज्यादा सस्ती होगी ये दवाई। अब ये सब कुछ डिपेंड ये करेगा कि भारत सरकार कितना सब्सिडीज देती है, किसी भी सरकार में कितना वो सब्सिडी देती है। जैसे यूएस ने रैप बनाया हुआ है $10 बिलियन का और उसको लेकर के वो एडवांस में लोग दवा कंपनियों को रिसर्च के लिए पैसे दे रही है। इंडिया में अभी इस तरह का कोई अमाउंट नहीं डिसाइड हुआ है कि कितना वो उसके लिए एलोकेट किया गया है। हालांकि बातचीत चल रही, जैसा सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ ने बोला कि उनकी बातचीत चल रही है आधार पूनावाला ने, और ये जरूर है कि दवा कुछ 100 रुपए में होगी तो ऑब्वियसली बहुत रिजनेबल होगी। लेकिन ये इनिशियल जो निडी लोग हैं, जो आपके हेल्थ वर्कर हैं और सीनियर सिटीजन हैं, उनको देने की बात है। और ये प्राइस मुझे जो लगता है कि ये उन्हीं के लिए होगी, क्योंकि ग्रेजुअली उसके बाद ये दवाएं 1 साल के बाद 1.5 साल के बाद वो कमर्शियली तय होंगी, क्योंकि उस मार्केट में क्या प्राइस रखती है वो मैन्युफैक्चरर या डिस्ट्रीब्यूटर, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसका मतलब कि अगले 1-1.5 साल में जो दवा अगर जो निडी लोगों के बाद जो आएगी, जो नॉन सब्सिडाइज होगी, वो महंगी होगी। तो ये थे डीआईयू के दीपू राय जी, जिन्होंने विस्तार से माधुरी जी से वैक्सीन की कीमत पर बात की है। और अब बात करते हैं कोरोना से खतरे की। कोरोना का ये वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक तो फैलता ही है, लेकिन ये वायरस हमारे शरीर में भी फैलता है। और अगर ये आपके लिवर तक पहुंच जाए तो क्या हो सकता है, ये सोचा आपने? ऐसा होने पर आपकी डाइट यानी भूख कम हो सकती है, जिससे दूसरी कई समस्याएं पैदा हो सकती है। लेकिन घबराइए नहीं, इसके इलाज के लिए मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंसेस के डॉक्टर अंकुर जिंदल को फोन मिलाया। उनसे जाना समस्या क्या है और इलाज के बारे में। देखिए, कोरोना आजकल काफी लोगों को फैल रहा है धीरे धीरे करके। तो अब ये है कि कोरोना एक तरह का वायरस ही है ना, कोरोना वायरस। तो किसी भी वायरल इलनेस में फीवर रहता है, लॉस ऑफ एपेटाइट रहती है, बॉडी एक रहता है, तो उसकी वजह से प्रोलॉन्ग फीवर की वजह से एपेटाइट लॉस हो जाता है। दूसरा, ये जो मरीज होते हैं कोरोना के, फीवर के चलते पेन किलर्स लेते हैं, पैरासीटामोल लेते हैं, तो उससे गैस्ट्राइटिस, पेट में जलन हो जाती है, तो उससे भी एपेटाइट कम होता है। तीसरा रहता है कि ये मरीज होते हैं
क्योंकि इलनेस और इसका स्टिग्मा बहुत ज़्यादा हो गया है, तो स्ट्रेस, एंजाइटी और ये घबराहट और ये सब चीज़ें बड़ी कॉमन है कोरोना के मरीजों में। तो स्ट्रेस के चलते आमतौर पे भूख नहीं लगती और किसी चीज़ में मन नहीं लगता, है ना? एंजाइटी रहती है कि आगे जाके कोई और इलनेस नहीं हो जाए। और दूसरा, कई लोगों में लिवर में भी इन्वॉल्वमेंट शुरू होती है। लिवर में कई लोगों में लिवर हेपेटाइटिस डेवलप हो जाती है, गैस्ट्राइटिस डेवलप हो जाती है कोरोना की वजह से। तो ड्यू टू हेपेटाइटिस और गैस्ट्राइटिस की वजह से इनको एपेटाइट लॉस हो जाता है। तो काम आमतौर पे ये बहुत कॉमन होता है। अपने आप हेपेटाइट, जैसे जैसे वायरस का असर खत्म होता है बॉडी से, तो एपेटाइट इंप्रूव हो जाता है। लेकिन जिन मरीजों में पहले से ही दिक्कतें हैं, पहले से कोमॉर्बिडिटीज हैं, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, लिवर की इन्वॉल्वमेंट, किडनी की, तो इन लोगों में थोड़ा लंबे टाइम तक एपेटाइट लॉस रह सकता है। जी। सर, इसमें जो लिवर की बात हुई है तो उसका क्या संबंध है कोरोना वायरस से? देखिए, लिवर एक तरह से रिस्क फैक्टर होता है सीवियर डिसीज का। तो जिन मरीजों में पहले से ही लिवर में डैमेज है, लिवर सिरोसिस है, पहले से ही लिवर के कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनमें अगर कोरोना हो जाता है तो चांसेस रहते हैं कि उनमें और कंडीशन नॉर्मल आदमी से ज़्यादा खराब हो जाती है। जैसे जिन पेशेंट में लिवर में पहले से ही सिरोसिस है, उनमें फर्दर कॉम्प्लिकेशन जैसे जॉन्डिस आ जाना, पेट में पानी आ जाना, बेहोशी आ जाना, ये हम लोग काफ़ी देखते हैं। दूसरा होता है कि आमतौर पे किसी भी वायरल इलनेस में माइल्ड हल्के फुल्के लिवर में एंजाइम्स जो एसजीओटी, एसजीपीटी जो नॉर्मली कराते हैं वो बढ़ जाते हैं। वो ऐसे ही कोरोना वायरस में भी थोड़े बहुत एंजाइम्स बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर माइल्ड डिसीज होती है तो अपने आप ही जैसे जैसे बॉडी रिकवर होती है तो लिवर के एंजाइम्स भी रिकवर हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं, नॉर्मलाइज हो जाते हैं। लेकिन जो मरीज में कई बार हमने देखा हुआ है कि कई जो हाई रिस्क ग्रुप्स होते हैं उनमें जॉन्डिस भी डेवलप हो जाता है, या फिर लिवर फेलियर के भी कई रिपोर्ट्स हैं कि डेवलप हो जाती है कोरोना की वजह से। वो बहुत कम कम केसेस में ऐसा होता है। आमतौर पे लिवर में माइल्डली एंजाइम्स रेज होते हैं, ट्रांसएमिनाइटिस जिसको बोलते हैं, जो कि अपने आप ही धीरे धीरे करके रिकवर हो जाते हैं। जी। फिर सर, इसमें ट्रीटमेंट क्या है, किस तरीके से ट्रीट होगा? देखिए, लॉस ऑफ एपेटाइट के लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट यूजुअली नहीं होता है ना। हम लोगों को ये है कि डाइट अपनी स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लें, थोड़ा थोड़ा खाएं, कई बार ही खाएं, है ना, एक साथ ही पेट भर के नहीं खाएं। उससे क्या होगा कि अपना टॉलरेट कर लेंगे फीडिंग। दूसरा होता है कि कॉफ़ी, चाय, बेवरेजेस वगैरह अवॉइड करें, है ना। थोड़ा सा लाइट मील्स लें, रात को सोते टाइम लाइट खाएं, और एंटासिड्स और ये जो पेंटाप्रोजोल, ये सब जो दवाइयाँ होती हैं गैस एसिडिटी वगैरह रिड्यूस करने के लिए, या प्रोकाइनेटिक्स होती है जैसे मेटोक्लोप्रामाइड वगैरह होती है जो दवाई, जिससे कि खाना आगे की तरफ चले और पेट में जमा नहीं हो। क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि घर पे रहते हैं, अधिकतर लोग आइसोलेशन में रहते हैं, ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती, एक्सरसाइज नहीं होती, और स्ट्रेस भी रहता है। तो ऐसे में खाना ऐसे में हमेशा यही रहता है कि थोड़ा सा प्रोकाइनेटिक वगैरह दें, एंटासिड दें, तो थोड़ा सा बेटर लगेगा, इससे एपेटाइट भी इम्प्रूव होगी। क्योंकि पेन किलर्स वगैरह खाते हैं काफ़ी, और ये सब पैरासीटामोल खाते हैं जो फीवर के लिए, तो उससे गैस्ट्राइटिस डेवलप हो जाती है, जो एक एंटासिड से इम्प्रूव हो जाती है। तो डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई हैं उससे गांठ बांध लीजिए। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी, सबकी होती है बात। बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार मैं यानी नितिन ठाकुर आपकी मुलाकात कराऊंगा आपके मनी मैनेजर से। और अब रुक करते हैं महाराष्ट्र का। वहां की राजधानी मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अब बीएमसी ने एक कदम उठाया है। कोरोना के टेस्टिंग को बढ़ाने के लिए बीएमसी ने 244 कोविड सेंटर बनाए हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपना टेस्ट करवाएं और कोरोना का पता लग सके। क्या है पूरी खबर, बता रही है हमारी सहयोगी खुशबू। जी खुशबू, बताइए। मुंबई में 1 नवंबर को कुल एक्टिव केसेस की संख्या जो है वो 1826 थी। इसी बीच बृहन मुंबई नगर निगम बीएमसी ने घोषणा की है कि इस शहर में हर रोज़ कोविड-19 टेस्टिंग की संख्या बढ़ाने, टेस्टिंग प्रोसेस को आसान बनाने के लिए और लोगों में ये जागरूकता फैलाने के लिए कि वे ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग कराएं, इसीलिए 244 नए कोविड-19 के सेंटर्स खोले गए हैं। यहाँ टेस्टिंग जो है वो फ्री में होगी।
टेस्टिंग सेंटर्स 24 वार्डों में फैले हुए हैं और ये आज यानी नवंबर 2 से शुरू हो गया है। इसके साथ राज्य में कोविड-19 टेस्टिंग सेंटर्स की जो गिनती है वो 300 का आंकड़ा पार कर गई है। इसमें से कुछ सेंटर्स पर RT-PCR टेस्ट होंगे तो बाकी के सेंटर्स पर रैपिड एंटीजन टेस्ट भी किए जाएंगे। शुरुआत के दिनों में ये सेंटर्स सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुली रहेंगी और यहाँ लोग जाकर टेस्ट करवा सकते हैं। अगर इन सारे सेंटर्स की कोई भी डिटेल्स चाहिए तो एक टोल फ्री नंबर है 1916 पर कॉल किया जा सकता है और एक लिंक भी है जिसके ज़रिए डिटेल्स ली जा सकती है। मैं आपको लिंक बता देती हूँ। लिंक है stopcoronavirus.mcgm.government.in। इन नए सेंटर्स के अलावा भी लोग अपना टेस्ट जो है वो किसी भी प्राइवेट लैब्स में जाकर करवा सकते हैं। डॉक्टर भारेश देधिया हैं, क्रिटिकल केयर हेड है हिंदुजा अस्पताल खार से। उनका ये कहना है कि मुंबई में वायरस के प्रसार को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, वो है ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग। उनका मानना है कि प्रेजेंट सिचुएशन में टेस्टिंग, ट्रेसिंग एंड ट्रीटिंग ही सबसे बढ़िया उपाय है और BMC ने जो फैसला लिया है फ्री सेंटर्स को खोलकर, वो टेस्टिंग को सिर्फ बढ़ाएगा ही नहीं बल्कि इससे कोविड केसेस में जो बढ़ोतरी हो रही है उसे भी रोका जा सकता है। उन्होंने एक और बात ऐड की है कि जिस देश ने अपने स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में ये 3T शामिल किया है यानी टेस्टिंग, ट्रेसिंग एंड ट्रीटिंग, वह कोविड-19 से हुई मौतों में कमी आई है। और अब बात कोरोना सर्वाइवर की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से हैं शुभम पटेरिया। सरकारी कर्मचारी है और कोरोना की चपेट में आ गए। शुरुआत में तो इन्होंने खुद को घर पर ही क्वारंटीन किया, लेकिन ज्यादा बुखार आने पर इन्हें कोविड वार्ड में शिफ्ट होना पड़ा। इनसे बात की हमारी सहयोगी खुशबू ने। हाँ, तो शुभम, पहले तो सबसे पहले यही बताइए कि आप कैसे, कब कोरोना संक्रमित पाए गए? आपको कब पता चला कि आप कोविड पॉजिटिव हो गए हैं? एक्चुअली मैम, मैं क्या है, बाई कार भोपाल टू विदिशा आता हूँ और उसमें 4 लोग पूल करते हैं। तो 10 सितंबर को हमारे साथ में एक सक्सेना सर आते थे, उनका पॉजिटिव आया तो उन्होंने हम लोग को इन्फॉर्म किया। उसके बाद 11th को जाके हमने अपना RT-PCR कराया और 12th को हमारी रिपोर्ट आई, 12 सितंबर को। ओके, तो आप हॉस्पिटल में एडमिट थे या किसी क्वारंटाइन सेंटर में? मैम, इनिशियली तो होम क्वारंटाइन के लिए बोला गया था MP गवर्नमेंट की तरफ से हेल्पलाइन पे। उन्होंने मुझसे बात की और उस समय फीवर ज्यादा नहीं था तो होम क्वारंटाइन के लिए मुझे बोला गया और कुछ टैबलेट्स वगैरह बताई गई, उनको कब लेना है ये बताया गया। तो 12 से लेके 17, 18 तक ठीक था, फिर मेरा क्या टेम्परेचर बढ़ता जा रहा था 15 ऑनवर्ड्स। अच्छा। 18th को मेरा 101 क्रॉस कर गया था। तो फिर जो डॉक्टर से मेरी बात चलती थी उनको मैंने बताया, दे सजेस्ट मी टू गेट हॉस्पिटलाइज और 18th की रात को मैं हॉस्पिटलाइज हो गया था। अच्छा, तो वहाँ पर हॉस्पिटल में किस तरह की फैसिलिटीज मौजूद थी कोविड पेशेंट के लिए? मैम, एक सिंगल रूम था और उसमें मुझे जैसे ही मैं गया ड्रिप वगैरह चढ़ाई गई, डॉक्टर उस समय मौजूद थे, नर्सेस थी और हॉस्पिटल अच्छा था, फैसिलिटीज भी अच्छी थी। डेली डॉक्टर्स आते थे 2 टाइम, बीच में नर्सेज आती थी कई बार और ड्रिप वगैरह मुझे लगती थी। ओके, तो खाने पीने को आपको डाइट कैसा था? आपको किस तरीके का डाइट बनाया गया था? मैम, ब्रेकफास्ट में उन्होंने ऑप्शनल दिया हुआ था कि आपको जो भी चाहिए हो, तो मैं तो एग लेता था, तो 2 एग और उसके साथ चाय। ये 1 बजे के आसपास एक पैक्ड लंच आता था, जिस तरह से थाली होती है ना, सब कुछ होता है, रोटी सब्जी वगैरह, दाल चावल। उसके बाद 4 बजे के आसपास भी उनका एक नाश्ता वगैरह का कुछ आता था, रिफ्रेशमेंट। मैं जनरली नहीं लेता था क्योंकि उस समय मेरा कुछ भी खाने का मूड नहीं करता था, चाय लेता था सिर्फ। इसके बाद इवनिंग में 8 बजे तक सेम वही लंच का पैकेट आ जाता था। इसके बाद रात को हल्दी वाला दूध ये रहता था। अच्छा, तो आपको याद है कि आपको दवाई कौन कौन सी दी जाती थी? या हाँ मैम, आइवरमेक्टिन थी, वो दोनों टाइम चलती थी, लीवोसिट्रोजिन थी, वो भी दोनों टाइम, एक एजिथ्रोमाइसिन थी, एक डॉक्सी करके मल्टीविटामिन की टैबलेट थी और एक कफ सिरप था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा, ये दोनों टाइम चलते थे। इसके बाद पैरासीटामोल थी, वो केवल फीवर आने के टाइम पे।
अच्छा, तो और अभी डेक्सासोन के ड्रिप जो लगती थी, एक पीटाक्सिन और डेक्सासोन, इनकी वो मिक्सअप करके ड्रिप चढ़ाते थे। अच्छा, तो अभी तो आप पूरी तरीके से ठीक है ना? यस मैम। हाँ, तो उसके बाद मतलब पोस्ट कोविड के बाद आप किस तरीके से अपना ख्याल रख रहे हैं? मैम एक्चुअली पोस्ट कोविड वीकनेस बहुत ज्यादा थी इस इनिशियल डेज में, और थोड़ा सा भी फिजिकल वर्क करते ही सांस फूलने लगती थी। तो अभी तो बेस्ट मतलब जो डॉक्टर्स ने भी सजेस्ट किया था कि आप प्राणायाम सुबह करो, तो वो प्राणायाम कर रहा हूँ। प्रोटीन रिच डाइट ले रहा हूँ, खाने में ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन इंक्लूड कर सकूं। और जब डिस्चार्ज हुए थे हॉस्पिटल से, उसके उन्होंने कुछ मल्टीविटामिन दिए थे, 10 डेज वो मल्टीविटामिन लिए, और बाकी अब फिर भी अब काफी हद तक मैं ठीक फील कर रहा हूँ। अच्छा, तो आप जो हमारे श्रोता हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि जो लोग कोविड को मतलब एक लापरवाही की तरह तौर पर ले रहे हैं, क्या उन्हें लेना चाहिए या और सावधान हो जाना चाहिए आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से? मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से इतना ही है कि कोविड को किसी भी तरह से लाइटली नहीं लिया जा सकता। इसे लाइटली नहीं ले, हाँ इससे जबरदस्त ज्यादा डरें भी मत, दोनों ही ना करें। कुछ लोग बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्शियस है, वो भी ना करें। आपको हो गया तो आप ठीक भी हो जाओगे, लेकिन इसे लापरवाही बिल्कुल भी नहीं लें, क्योंकि इनिशियल 8 to 10 डेज मुझे फीवर आया था, और 8 से 10 दिन जब बॉडी को फीवर आता है तो बहुत बुरी हालत हो जाती है। और मेरे लंग्स में भी ये पहुंच चुका था, सीटी स्कैन के हिसाब से ऑलमोस्ट 25% लंग्स में इन्फेक्शन हो चुका था मेरे। और ये मतलब अगर मैं सही टाइम पे हॉस्पिटलाइज नहीं होता तो ये बीमारी बढ़ सकती थी, एंड इट कैन एंड मतलब ये डेथ भी हो सकती थी इससे। तो मैं तो बस यही बोलूंगा कि इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए। जो प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं मैक्सिमम वो जरूर लें। और बस यही है। आई विश एवरीवन बी हेल्दी एंड सेफ। तो शुभम जी, आपको आज तक की टीम की ओर से शुभकामनाएं। आप हमेशा स्वस्थ रहें। और हमने वैक्सीन की कीमत पर तो बात कर ली, लेकिन फिलहाल में जो वैक्सीन हमारे पास है, आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मास्क की। बिल्कुल वही हमारी वैक्सीन है। तो भूलिएगा नहीं, घर से निकलते ही मास्क लगाना है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और ये शो आपको कैसा लगा ज़रूर फीडबैक दीजिए। हमारा पता है radio@aajtak.com। मुझे यानी प्रतीक वाघमारे को अब दीजिए इजाज़त। बाय बाय। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।